कैसे करते हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इमेज बेस्ड क्वेश्चन को या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं अब एग्जाम में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में। कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी पीजी लैंग्वेज में वो कैसे लिखते हैं। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। सीबीएसई बोर्ड आपको कभी नहीं बोलता कि आप बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड यूज करोगे तो ही आपको हम मार्क्स देंगे। बेचारे बच्चे डर जाते हैं कि इतने सारे भारी वर्ड में कैसे लिखूं, कैसे लिखूं इमेज का आंसर। द अबव पिक्चर डिपिक्ट्स दैट। कोई जरूरत नहीं है, उससे भी सिंपल भाषा होती है। इस टाइम बच्चों को जरूरत है सिंपल लैंग्वेज की। माइंड में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए इस टाइम बच्चों को चाहिए बिल्कुल मोटिवेशन, कोई सरल भाषा में बता दे बस और मेरे को पूरे मार्क्स भी मिल जाए। तो बहुत सही तरीका है। देखो मैंने यहां पर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन का सैंपल लिया है जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आंसर बहुत सिंपल भाषा में कैसे लिखा जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। इस सैंपल क्वेश्चन के बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 इमेजेस दिखाने वाला हूं जिसमें आप पढ़ोगे कि 15-20 इमेज क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको उसके आंसर भी कैसे लिखने होते हैं। सारे ये कर लोगे, सब कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। और एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में छोटी सी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन कहां से आप ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अपनी किताब के अंदर कहीं दूर नहीं जाना आपको। देखो सबसे पहले एक सैंपल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर दी हुई है उसको इंटरप्रेट करो और बताओ कि एनवायरनमेंट के कौन से चैलेंजेस यहां शो हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ एनवायरनमेंट चैलेंज कौन से शो हो रहे हैं वो बताओ, लेकिन कई क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, कुछ भी नहीं दिया होता, सिर्फ बोला होता है इंटरप्रेट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन द पिक्चर। तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन इसमें दिख रही है, रीजन के साथ बताओ। तो वो भी क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल, मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं बच्चों के लिए कि सिंपल से एडवांस पे जाओ, बेसिक से एडवांस पे जाओ, फ्लो बन जाता है। सीधा एडवांस पे जंप करा दोगे बच्चे के बेचारा वो कैसे जाएगा। 4 सीढ़ी आप छोड़ के चढ़ सकते हो, कभी भी नहीं चढ़ सकते, गिरोगे। तो देखो ये पिक्चर क्या बोल रही है कि आप ध्यान से देखना, अगर आपको कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसके 3 स्टेप हैं छोटे छोटे। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान पिक्चर में लगाओ। आप गेम्स खेलते हो ना, आप गेम्स भी खेलते हो, सब कुछ देखते हो उसमें कि क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, अटेंटिव हो जाते हो, बिल्कुल सेम एज यहां पर है। आप देखो क्या क्या आपको दिख रहा है। मुझे यहां पर इंडस्ट्री दिख रही है सबसे पहले जहां से स्मोक निकल रहा है। दूसरा मुझे लोग दिख रहे हैं गुड्स की मूवमेंट करते हुए जो यहां से वहां जा रहे हैं, है ना, लेबर दिख रही है मेरे को, वर्कर्स दिख रहे हैं। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है वो स्मोक्स, चिमनी से स्मोक निकल रहा है, बड़े बड़े स्मोक स्टैक्स लगे हैं, यहां से स्मोक निकल रहा है। तो एनवायरमेंट ऊपर आप देख रहे हो एयर है, खुला आसमान है, स्काई है। इसको देख लिया आपने, उसके बाद जो आपको सही लगता है आप लिखो। बस गलती क्या होती है, बच्चों को ना आंसर बनाने नहीं आता, ग्रामर नहीं आती। अरे कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश का एग्जाम नहीं है ये, आप सिंपल भाषा समझो यहां से और ऐसे सारे आंसर सॉल्व कर सकते हो इसी लैंग्वेज की यूज से। देखो कह रहे कि इन द गिवन पिक्चर, बहुत सिंपल भाषा है, आप ध्यान दो बस, बहुत सिंपल। इन द गिवन पिक्चर वी सी, नॉट डिपिक्ट, वर्ड यूज याद नहीं रहता बच्चों को, पिक्चर डिपिक्ट ये कर रही है वो वर्ड याद नहीं रहेगा ना, स्पेलिंग आप लिख पाते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं मुझे पता है। इन द गिवन पिक्चर वी सी लिख सकते हो आप, वी सी फैक्ट्रीज विद टॉल स्मोक स्टैक्स। स्मोक स्टैक्स वर्ड याद नहीं होता, चिमनीज यूज कर सकते हो आप। रिलीजिंग स्मोक इन द स्काई, इन टू द स्काई, तो स्मोक निकल रहा है जो स्काई में जा रहा है। देयर आर वर्कर्स, वर्कर्स भी है यहां पर तो उसकी बात बता दी। देयर आर वर्कर्स बिजी इन ऑपरेटिंग मशीनरी एंड मूविंग मटेरियल्स अराउंड, यहां से वहां सामान को लेके जा रहे हैं। द लैंडस्केप, ये जो पूरा लैंड आप देख रहे हो ना, द लैंडस्केप जो है अपीयर्स टू बी ट्रांसफॉर्म बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो खुला एरिया एक टाइम पे होगा उसको इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, वो यहां पर दिख रहा है, इंडस्ट्रीज खुल गई हैं सारी, छोटी मोटी दिख रही है हर जगह। आप देखो इंडस्ट्री है, पीछे देखो, आगे देखो, साइड देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, हर जगह इंडस्ट्रीज है। तो लैंडस्केप जो है अपीयर्स टू बी ट्रांसफॉर्म बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप पहले बता दो। फिर बताओ विद बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेटिंग द सीन, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग दिख रही है, पीछे देख लो आप यहां पर, तो वो इस तरह से दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, द इंपैक्ट ऑफ, इससे देखो जब भी कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है आपने जो पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की है, पहले आपको वो बताना होता है। आप लिख लो कहीं पर फॉर्मेट इसका, सबसे पहले बताओ ऑब्जर्वेशंस कि आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहला। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद बताओ उसका इंपैक्ट क्या होगा, है ना। अब इंपैक्ट जो है
किसी किसी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे जैसे यहां पर है, किसी किसी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पॉजिटिव इंपैक्ट भी होंगे। तो अभी यहां पर ज्यादा जो दिख रहा है उसके बारे में ज्यादा बताओ। मेरे को यहां बार बार दिख रहा है कि स्मोक उड़ रहा है भाई, मेरे को सांस भी नहीं ली जाएगी, यहां खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को नेगेटिव पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं पहले वो बताऊंगा। ठीक है, तो लैंडस्केप अपीयर्स टू बी ट्रांसफॉर्म बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन विद बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेटिंग द सीन। द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी, एविडेंट नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, विल बी क्या होगा? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। देखो दोनों बताए हुए हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ने से ऑब्वियस प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होगा। जो स्मोक निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि आपको चैलेंज बताने हैं, तो पॉजिटिव बातें ज्यादा नहीं बतानी है आपको, चैलेंजेस ज्यादा बताने हैं। जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि क्या बताओ, तो आप दोनों बातें बता सकते हो। इस तरह से किया जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी तो हमने एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन किया है, अभी हमें काफी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हम बड़ी तसल्ली से पूरा माइंड को रिलैक्स करके, देखो सब आंसर फॉर्मेट ऐसा ही हुआ जैसे यहां लिखा है, द अबव पिक्चर शोज दैट, द अबव पिक्चर डिपिक्ट्स दैट। आपका मन कर रहा है वर्ड लिखने का, आप लिख दो द अबव पिक्चर शोज दैट, कि क्या क्या वहां पे हो रहा है और उससे क्या, देखो माइंड में सब आ जाएगा। आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखो, मैं एक बात मानता हूं, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन में सोचना ज्यादा पड़ता है ना, उसको आप आखिरी में करा करो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप पहले करोगे, सोचने में समय गवा दोगे, आपका पेपर छूटेगा, 100% छूटेगा, 10 मार्क का 15 मार्क्स का छूटेगा। क्या आपको पेपर छोड़ना है? बोलो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर पेपर नहीं छोड़ना तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आते हैं, जो आपके पेरेंट्स तक कोई बात पता है। आपके पेरेंट्स को पढ़े हुए कितना समय हो गया, वो भी आपको बार बार बोलते हैं बेटा पहले वो करियो जो तेरे को आता हो। टीचर बोलते हैं पहले वो करियो जो तेरे को जो आता हो, लेकिन नहीं मैं तो वो करूंगा जो मुझे पहले नहीं आता। बात मानो किसी की, मतलब वो कुछ सोच समझ के बोलते हैं कि टाइम आपका बच जाए, ऐसे करना। फिर आप ठंडे दिमाग से सोचना कि पिक्चर क्या कह रही है, याद आएगा। पता है मैं अपना एग्जाम जब करता था, पूरा पेपर होने के बाद मेरे को आधी से ज्यादा बातें ऑटोमेटिकली याद आ जाती थी कि इसमें क्या आना है। अच्छा पूरा पेपर कर दो दिया, अब तो याद ही आ गया, तो एंड में अपने बता जाता है, आ जाएगा याद, घबराने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो अब एक पीडीएफ और मेरे पास है जहां पर बहुत सारी इमेजेस हैं। तो यहां सबसे पहली इमेज सबसे आसान, मैंने बोला ना बेसिक से एडवांस चलता हूं मैं, तो बेसिक बेसिक दिख रहा है आपको कि गुड सर्विसेज जो हैं वो फर्म्स दे रही है हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स दे रहे हैं उसकी पेमेंट, फिर फैक्टर सर्विसेज भी हैं और स्पेंडिंग्स भी हैं। द अबव पिक्चर शोज दैट, द गिवन पिक्चर शोज दैट देयर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड्स आर गिविंग क्या? factor services to firms, and firms are giving goods and services to households. Households making payments of goods and services, and firm is making payment of factor services in form of rent, wage, interest and profit. आपको अच्छे से रट्टा हुआ है, रट्टा का रट्टा लिख दो, बस 2 लाइन ऊपर की सही होनी चाहिए। The above picture reveals that, the above picture depicts that, the above picture shows that, the above picture we can see in the above picture। ये 4-5 लाइन है यार, ये रट डालो ना, 4-5 में से कोई मर्जी मन करे लिख देना, सिंपल है। उसके बाद अब आते हैं सेकंड वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे। यहां आप देख रहे हो, इसको पहचानना थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। जीडीपी सबको दिख रहा है और एक पैराशूट बना हुआ है, ठीक है ना, एक पैराशूट बना हुआ है जिसमें एक बंदा लेटा हुआ है, ये देखो आराम से गाने सुन रहा है, म्यूजिक का साइन आपको दिख रहा होगा, और नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं, अरे तू कहां चला गया बहुत ऊंचाई पे, हम तो नीचे ही रह गए। याद करो जीडीपी का मजा कौन ले रहा है? रिच लोग ले रहे हैं, बेचारे पुअर तो देख रहे हैं अमीर को आंख खोल के, सिर्फ मुंह खोल के। इट मींस कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। समझ में आया? जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, द अबव पिक्चर डिपिक्ट्स दैट लिख दो आप, अबव पिक्चर शोज दैट आप लिख दो कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जीडीपी तो बढ़ रहा है कंट्री का, बट उसका जो बेनिफिट है ना वो रिच पीपल उठा रहे हैं, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं जीडीपी को, लेकिन जो पुअर पीपल हैं बेचारे गरीब रह गए हैं। तो इन इक्वालिटी, रिच और पुअर में गैप बहुत बढ़ गया। सिंपल आंसर, वेरी गुड। आप ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। देखो मैं अब सबका फॉर्मेट नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, एक का फॉर्मेट आपको दे दिया, ऐसे लिखो। हाँ एक लाइन बताना भूल गया मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद किया पर आपको नहीं बताया। मैंने इस आंसर में कुछ लाइन ब्लू लिखी हुई है, कुछ लाइन रेड लिखी हुई है। जो लाइंस मैंने रेड रेड कर रखी हैं वो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम में,
क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन में मेन ऑब्जर्वेशन क्या है आपके, फ्रंट लाइन करके आओगे आप, ये मत भूलना, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो एक सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। तो आपने बजट में पढ़ा होगा कि टैक्सेस का नेचर जो होता है, इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। बेचारा एक बंदा कमाए जा रहा है, सीढ़ियां चढ़े जा रहा है, फिर टैक्स ज्यादा भरे जा रहा है। क्या है ये कि हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्सेस, तो टैक्सेस का प्रोग्रेसिव नेचर ये शो करता है, जिसकी इनकम बढ़ेगी उसको टैक्स भी ज्यादा भरने पड़ेंगे, सिंपल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, देखो जो रिच लोग हैं, टाई पहन रखी है, ऑफिस का बंदा है, कॉर्पोरेट बंदा है, ये बेचारा किसान लग रहा है या गरीब आदमी है, सब्सिडी मांग रहा है, किसान ही लग रहा है क्योंकि खेती के आसपास आसमान ऊपर नीचे खेत है। तो यहां पर जो रिच लोग हैं वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, और जो पुअर हैं वो सब्सिडीज मांग रहे हैं। रिच को दिक्कत होती है, मैं इतना टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को, उसको लग रहा है बर्डन, टैक्सेस ऊपर उठा रखे ना, बर्डन लग रही है टैक्स भरने में उसको। बेचारा गरीब ऐसे मांग रहा है सब्सिडीज दे दो। तो टैक्सेस हाई लगाना और सब्सिडीज पुअर को देना, मतलब कि इन इक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करने की बात कहीं पर हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने की बात कहीं पर हो रही है। द अबव पिक्चर शोज दैट देयर विल बी, यहां पर क्या किया जा रहा है, फोकस जो किया किस पे किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ पे। ऐसे आप आंसर लिखोगे, बजट का ऑब्जेक्टिव डाल दोगे पूरा पूरा, बोलो आगे समझ। इसके बाद अब जो फिफ्थ, देखो इन्हीं क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, सारे कर लो आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रुपीज दिए जा रहे हैं, रुपीज का साइन है, डॉलर्स लिए जा रहे हैं। द अबव पिक्चर शोज, क्या डिपिक्ट कर रही है कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या मतलब होता है, द rate at which one currency is exchanged with other currency, या currency of one country is exchanged currency of other country, ये आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जरूरी नहीं है कि जहां पर डॉलर रुपए हो तो एक्सचेंज रेट का एक क्वेश्चन है, नहीं। यहां देखो डॉलर्स जो हैं वो नीचे हैं, रुपी जो है वो ऊपर है। अब गलती बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं कि सर मेरे को तो लग रहा है रुपी की वैल्यू ज्यादा है। भाई ऊपर है तो रुपए की वैल्यू ज्यादा नहीं है, डॉलर का वेट हैवी है। आप ये झूला पार्क में देखते होगे, सीसॉ बोलते हैं इसको, जब बैठते हैं जो बंदा भारी होता है वो नीचे हो जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी है कि जीत कौन गया, भाई जीता तो डॉलर। तो डॉलर जो है उसका रेट बहुत हाई है, रुपये की वैल्यू इस टाइम डाउन है, डॉलर का पलड़ा भारी है। तराजू देखते हो ना, डॉलर भारी है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर के रेट बहुत हाई हो रहे हैं। ये हमारी करेंसी का डेप्रीशिएशन शो कर रहा है, ना कि एप्रीशिएशन। एक डॉलर में 70 देने पड़ते थे, अब एक डॉलर में 80 रुपए देने पड़ रहे होंगे आपको, डॉलर भारी है, समझ गए। तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तराजू सोचो, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, ऐसे है डॉलर, और आपका सामान अभी कम में है, ऐसे करना है उसको, ठीक है ना, बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन ऑफ आर करेंसी ये शो कर रही है पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बोलता है, आप याद करो ये मैं रिवीजन करा चुका हूं लाइव क्लास में, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर आकर मेरी, तो इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम तक रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, डेली होती है, शेड्यूल हो जाती है, कम्युनिटी पोस्ट में डल जाता है, आप प्लीज देखो उसको, वहां मैं करा चुका हूं ये चैप्टर, प्रीवियस 3 लाइव हो चुके हैं, आज डे 4 है, आज करेंगे हम। तो डिमांड और सप्लाई बना दी सबसे पहले ओरिजिनल, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ध्यान से देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो पी से P2 चला गया, नीचे आ गया। इसका मतलब सप्लाई इंक्रीज होने से डॉलर की वैल्यू जो $1 70 का था, अब वो $1 60 का हो गया है ना, क्योंकि नीचे चला गया ना रेट। ध्यान से देखो, जब डॉलर के वैल्यू गिरेगी तो अपनी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होगी, दिस शोज एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वो डेप्रिशिएशन शो कर रही थी पिक्चर, ये एप्रिशिएशन शो कर रही है, दोनों में फर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपकी किताब, मैंने कहा था ना आपको आखिरी में बताऊंगा कि कहां से आप कर सकते हो, आपकी इंडियन इको में, आपकी मैक्रो में जितनी भी इमेजेस दी हुई हैं उन्हें ध्यान से देखो, हर टॉपिक के साथ कौन सी है, और समझो कि वो क्या, वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, कोई बुक्स नहीं खरीदनी, आपको कुछ नहीं बाय करना, ये ऐसी इमेजेस जस्ट फॉर बस कोड दी हुई है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखो ध्यान से, डोमेस्टिक इकोनॉमी दी हुई है ना,
कार मत समझो इसको कि पॉल्यूशन दे रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी लिखा है वहां पर, ये कार समझ लो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो नहीं कि पॉल्यूशन कर रही है। आप सोचो पॉल्यूशन से प्रॉफिट निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत दिमाग लगा लेते हैं। ये एक कार है जिसको डिपिक्ट किया डोमेस्टिक इकोनॉमी, और वो फॉरेनर्स हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी से सारे पैसे निकल के वो भर रहा है अपने एक बैग में। इट मीन्स वी आर पेइंग, वी आर पेइंग, वी आर पेइंग। हम जब अब्रॉड में पेमेंट्स पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, है ना। इस टाइम पे ज्यादा हो रहा है बट रिसीव नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ पे किए जा रहे हैं। दिस इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, है ना। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये पिक्चर ये शो करती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, पॉलिसी लिखा है, इक्विटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, आपको याद आया कुछ? गवर्नमेंट बजट या फिर आपका एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई चैप्टर के अंदर फिस्कल पॉलिसी एक टॉपिक था जिसके ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की ग्रोथ, या फिर बजट के ऑब्जेक्टिव भी ये थे। ये पॉलिसी लिखा है। पॉलिसी कौन बनाता है हमारी कंट्री के अंदर? ऑब्वियस गवर्नमेंट बनाती है, कोई एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नहीं है ये। इसको गवर्नमेंट समझो। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विटी लाना कंट्री में, ग्रोथ लाना। तो दिस पिक्चर शोज दैट कि गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव of equity, of stability and growth with the help of पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं? उसको बजटरी पॉलिसी बोलते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं? इसका आंसर ये होगा। आ रहे हैं समझ आपको क्वेश्चन अच्छे से? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल जब तक नहीं किया आपने, और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जितना हो सकता है आपसे। उसके बाद 10th पिक्चर क्या शो करती है? 10th पिक्चर देखो क्या शो करती है। बड़ी फनी पिक्चर है, बड़ी फनी पिक्चर, बहुत फनी क्वेश्चन है। देखो ये बहुत फनी, क्या फनी है इसमें ढूंढो। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं और ढूंढो इसमें क्या फनी है। ध्यान से देखना इस पिक्चर को। क्या बोल रही है पिक्चर? ये जो इंडिया के लोग हैं ना, क्या कह रही हैं? वी वॉन्ट चेंज, वी वॉन्ट चेंज, चेंज इज नीडेड, चेंज चेंज चेंज, मतलब कि बदलाव लाओ। वो मजाक उड़ा रहे हैं फॉरनर हमारा। डॉलर्स हैं उसके पास, बहुत सारे डॉलर्स हैं उसके पास, और डॉलर भारी हैं। देखो ये ऊपर उठे हुए हैं, डॉलर नीचे है। डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा, तभी वो भारी है। वो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे ये लो चेंज चेंज चेंज, खुले पैसे दे रहे हैं हमें। मतलब क्या समझ रहा है? हमें बैगर समझ रहा है यार। और वो बोल रहे हैं हमें चेंज लाना है। चेंज क्या लाना है भाई? डॉलर की वैल्यू को कम करो, रुपए की वैल्यू को बढ़ाओ, ये चेंज चाहिए, वो चेंज मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं लो चेंज। कितना फनी क्वेश्चन है, कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन शो कर रहा है हमारी करेंसी डेप्रिशिएटेड है और हम चाह रहे हैं कि बदलाव लाया जाए, कुछ मेजर लिए जाए। आया कुछ समझ? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहां ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11 ये बोल रहा है कि टैक्सेस जो है, देखो टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, और एक्सपेंडिचर आपको पता ही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है टैक्स, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है टैक्स। और जो खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ध्यान से देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रखे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऊपर जा रही है। देखो टैक्सेस की, टैक्सेस ऊपर जा रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर बहुत भारी है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस लेना चाह रही है, खींचना चाह रही है, टैक्सेस दें लोग, टैक्सेस दें, टैक्सेस दें, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो क्या ये रेवेन्यू डेफिसिट है? ये बजट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट। द अबव पिक्चर शोज द सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मोर टैक्सेस, एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई। तो बजट में डेफिसिट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया बेसिकली, नॉट नॉट बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इज द आंसर। एग्जैक्ट आंसर लिखना, प्योर आंसर लिखना। चलो नेक्स्ट, डॉलर की वैल्यू हाई हो रही है, करेंसी का डेप्रिशिएशन है, हमारी करेंसी का, डॉलर का एप्रिशिएशन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। रुपी के साथ लगा हुआ डाउन एरो, रुपी डाउन जा रहा है, रुपी की वैल्यू डी डेप्रिशिएट हो रही है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा इस पे ध्यान दो, 14 क्वेश्चन, दिस इज नथिंग। 14 क्वेश्चन एक कोटेशन है, इसको पढ़ लो अच्छे से बस। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। ये कोटेशन है जस्ट, आप इसको हल्के में भी ले सकते हो और भारी में भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी भी, इस पे ध्यान देना है तो हल्के में चली गई, इस पे ध्यान देना है तो वो भारी में चलेगी। अब देखो इस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? डिमांड और सप्लाई बने हुए हैं, ये डिमांड कर्व है आपका डी डी D1 D1, और ये सप्लाई कर्व है। अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया डी डी से D1 D1। डिमांड आपने एक्सेस में करी
तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट लेंगे यहां पर, वो हाई चला गया। $1 70 का था, $1 80 का चला गया, क्योंकि डिमांड आपने एक्सेस में करी। ऐसे क्वेश्चन क्यों होंगे, हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में नहीं किए हैं, मैंने लाइव में सारे क्वेश्चन ऐसे कराए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो उस लाइव को। तो रेट बढ़ गया, इट मींस डॉलर की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी। आगे बात समझ। उसके बाद 15 क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं, दिस इज डिफॉरेस्टेशन। अब मेरी बात समझो, इसको लिखोगे कैसे, जैसे आपने सैंपल वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला एनवायरमेंट चैलेंज वाला। इन द गिवन पिक्चर वी सी डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ट्री फेलिंग को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो आप लिखो क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ेगी, ये आप लिख सकते हो। तो आपको पहले बताना है इमेज क्या शो कर रही है, उसका मीनिंग क्या है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, फिर आपको वो बताने हैं। ठीक है, रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन के वो बताने हैं, मार्क्स के हिसाब से लिखना है आपको आंसर। 16 क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, विंड पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं और सोलर पैनल, जिसे बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल से सन रेज के थ्रू, सन रेजेस के थ्रू सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो विंड पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट लगाए हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यूज करें कौन सा, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज ज्यादा से ज्यादा हम यहां कर रहे हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 17 पिक्चर क्या शो कर रही है, अगेन सन है, फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, ये हो गया आपका सोलर, ये हो गया आपका विंड एनर्जी। ध्यान से देखो, पानी जो है उससे भी बिजली बनती थी, पर पानी जो है हमारा कम होता जा रहा है, आपको पता ही है, और हम ध्यान दे रहे हैं सोलर पे और किस पे, विंड एनर्जी पे। सेम क्वेश्चन का आंसर होगा, बस पिक्चर अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कुछ वुमेन्स हैं, ऊपर ट्रीज हैं, नीचे देखो एक बॉक्स है, बॉक्स में बी बनी हुई है, मधुमक्खी बनी हुई है, मतलब कि यहां पर बात हो रही है बी कीपिंग की। नीचे कुछ फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको, ये फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, बी कीपिंग है। सब किसके अंदर आता है? रूरल डेवलपमेंट में हॉर्टिकल्चर यानी कि अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो था उस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट द हॉर्टिकल्चर सिचुएशन। हॉर्टिकल्चर एक अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी है जिससे फार्मर अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। आप बताना, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड्स क्या, ग्रोइंग, क्या फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अपना बी कीपिंग इसके अंदर आ सकता है। तो इसको बोलते हैं, इससे इनकम फार्मर की सप्लीमेंट हो जाती है। दिस इज द आंसर। उसके बाद 19 क्वेश्चन में एक छोटा सा बच्चा सा इमेज बनाई हुई है, थर्मामीटर मुंह में है, मतलब कि टेम्परेचर शो कर रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। दिस शोज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे जितना ज्यादा लिख लो उतना कम है, कितना भी लिख सकते हो आप, बस सिंपल सा आंसर है। ये कोटेशन है आपकी अच्छी सी, डोंट स्टॉप। अब देखो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, सेम डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया। ठीक है, ऐसी ये रिपीट क्यों करा है मैंने, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर अलग अलग आ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगेन देखो विंड है, सनलाइट बनी हुई है, सोलर और विंड पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये भी विंड और सोलर का है, आप देख रहे हो पैनल्स लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सॉल्यूशन बहुत तसल्ली से करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन क्या शो कर रहा है? 23 क्वेश्चन शोज दैट कि फॉर्मल से जो इंप्लॉइज हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मूव होते जा रहे हैं टुवर्ड्स इनफॉर्मल। मतलब कि एक समय था 1991 से पहले, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो एम्प्लॉयमेंट, तो हमारी कंट्री में पीएसयू ही पीएसयू थे, और जितने ज्यादा पीएसयू उतनी ज्यादा फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पे 10 से ऊपर लोग काम करते हैं और वहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बहुत चीजें होती हैं, जॉब सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन जब से किया, तब से इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ गया और सभी लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल में शिफ्ट हो गए। मतलब कि इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व करना। द अबव पिक्चर डिपिक्ट्स दैट या शोज दैट कि इन आवर कंट्री फॉर्मल सेक्टर जो है टेंड्स टू फॉल, इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज, फॉर्मल एम्प्लॉयज आर मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। इतना बड़ा आंसर इसका बन सकता है। बहुत अच्छे से लिखो, पूरी बुक में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, उसको आप डाल सकते हो। करेक्ट है ना? उसके बाद नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां क्वेश्चन ये शो करता है आपको, आप देख रहे हो ऊपर
आइस के माउंटेन्स है, पोलर आइस, आइस के पहाड़ है, वो आइस जो है ना मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होके पानी का लेवल बढ़ रहा है, और पानी के लेवल के अंदर हम डूब रहे हैं। ये देखो, कह रहा है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। आपको पता है आज भी मालदीव्स जैसे जो एरियाज हैं या इंडोनेशिया है, अब कहा जाता है कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में वो डूब जाएंगे क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? पोलर आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, इट मींस कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से आइस मेल्ट होकर पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द आंसर। अब इसके अंदर आप बहुत सारी बातें बता सकते हो जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बताना कि ये पिक्चर ग्लोबल वार्मिंग शो करती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पानी का लेवल बढ़ रहा है और हम इसमें फंस सकते हैं। अगर हमने रिएक्ट नहीं किया जल्दी से तो हमें रिएक्ट कर लेना चाहिए, मेजर्स ले लेने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से बचाना चाहिए। तो काफी कुछ लिख सकते हो इसके अंदर आप। तो ये सारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एंड स्टे पॉजिटिव, गुड थिंग्स विल हैपन। आप अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो चीजों को। जहां भी आपको डाउट आता है कमेंट करके बताओ, मैं इस चैनल पर हर कमेंट का रिप्लाई करके बच्चों को आंसर करता हूं कि ये करना चाहिए। आप भी कर सकते हो, जो पूछना है आप पूछ सकते हो। एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ हूं। इस चैनल पर अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर as much as you can with your friends। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।